नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर। और आशा करता हूं कि संक्रमण के इस दौर पे आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, अपने परिजनों का अपना खास ख्याल रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे, हैंड सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम उचित दूरी और उचित जो ये चीज़ें हैं, इसका हम अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, ज़हन में इसको घर बना लें कि हम लोगों को सिर्फ अपने को ही नहीं, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। ये दौर हम सभी के लिए बहुत कठिन रहा है, और न सिर्फ समाज के लिए बल्कि मैं समझता हूँ हमारी लीगल इंडस्ट्री के लिए भी। जो खबरें हमें मिलती हैं उससे हम हमेशा निराशा की तरफ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस चैनल के ज़रिए हमारी कोशिश भी रहती है कि वो निराशा को थोड़ा-सा एक पॉजिटिव हम उसको पृष्ठभूमि दें। और इसी बहाने जो हमारे लीगल जगत से जुड़े हुए बहुत नामी-गिरामी चेहरे हैं, उनको चर्चा में लाएँ, आप तक उनको आपसे उनको अवगत कराएँ, और इसी माध्यम के ज़रिए थोड़ी-सी पॉजिटिविटी जो है हम उसको समाज में फैलाएँ। आज हमसे एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ी हुई हैं। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, श्री सुंदर खत्री जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुई सून। नमस्कार भट्ट साहब, नमस्कार। सर, सवाल जवाब की पृष्ठभूमि में जाने से पहले हमारी एक औपचारिकता रहती है कि जितने अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, वकील बनने से पहले जो उनके लाइफ की एक जर्नी रही है, उसको हम हमेशा साझा कराने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल जवाब शुरू होने से पहले मेरा आपसे भी सर आज ये प्रथम सवाल है कि अपनी शुरुआती पढ़ाई, अपने जीवन के बारे में सर थोड़ा हमारे दर्शकों से उस जर्नी को साझा कीजिए, और वो कौन-सा पहलू रहा आपके जीवन में जहाँ आपको लगा कि अब आपको वकील बनना चाहिए और वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए? एक्चुअली भट्ट साहब, बाय डिफॉल्ट आई बिकम एन एडवोकेट। होता क्या है कि कभी उन दिनों में एक्चुअली आई एम जो मेरा लॉ कंप्लीट हुआ था वो 96 में आई कंप्लीटेड लॉ। जी, उस टाइम क्या था कि 1 ईयर की इंटर्नशिप होती थी। 97 में आई गॉट द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जी, और वो सर्टिफिकेट मैंने एक्चुअली इनिशियली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का मन था। तो जी, इट मींस एक्चुअली मैंने पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल से अपने आप को रजिस्टर कराया। जी, उसके बाद इन द ईयर 2000 आई टुक द ट्रांसफर। जी, सो 2000 से पहले भी वैसे मैं दिल्ली में ही था। उसके बाद कंप्लीटली आई वाज इन दिल्ली फॉर प्रैक्टिसिंग। इनिशियली जो मेरी शुरुआती जो पढ़ाई पढ़ाई थी वो बेसिकली सिरसा, एक हरियाणा में जगह है, जी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा है। वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी। डिस्ट्रिक्ट पीजी कॉलेज था हमारा, उसमें मेरे फादर भी लेक्चरर ही थे मैथमेटिक्स के। जी, सो शुरुआती पढ़ाई मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया बीकॉम, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर वो कॉलेज आता था। सो यू कैन से कि यस, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी। उसके बाद मैंने लॉ करी देवी अहल्या यूनिवर्सिटी से, और 96 में लॉ कंप्लीट हुई। 1 साल का इंटर्नशिप किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा में। देन आई आई 97 में अपने आप को एनरोल किया। देन उसके बाद सिंपली केम इनटू प्रैक्टिस 97। एक दो साल तो उन दिनों में ये लग जाते थे कि करना क्या है, समथिंग लाइक जी, इट वाज ऑल टाइम। ये पुराना वक्त था जहाँ पे ये सोचने में भी बहुत वक्त लगता था कि आगे, क्योंकि बिकॉज लॉयर कोई ऐसा कोई लुक्रेटिव फील्ड नहीं था उन दिनों में। जी, कुछ खास लोग अडॉप्ट नहीं करते थे उन दिनों में। सारी चीजें इंजीनियरिंग और ये सब चीजें, सॉफ्टवेयर और ये सब चीजें चल रहा था। सो आई माय फादर टोल्ड, एक्चुअली आई डिस्कस विद माय फादर, बट बिकॉज ही वाज अ लेक्चरर इन जी, मैथमेटिक्स। और मेरे मेरे को जो एक्चुअली पर्सनली इफ आई एम स्पीकिंग, सिर्फ मेरे मैथमेटिक्स में ही मार्क्स आते थे, बाकी में मार्क्स ही नहीं आते थे। जी, सो वो स्कोर जो था वो मैक्सिमम स्कोर बस उसी में होता था। और वो एक एग्जाम होता था जो कि मैं आई यूज्ड टू कंप्लीट विद इन 3 आवर्स का था, तो मैं उसको 1 घंटे में कंप्लीट कर लेता था। जी, बाकी कोई रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मेरे से लिखा नहीं जाता था एक्चुअली, जी, समथिंग जी, लाइक। सो आई मीन, ये सब जर्नी रही, बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहा। जब शुरुआती दौर सिरसा से जब दिल्ली कंप्लीटली जब शिफ्ट हुए, तो आई स्टार्टेड कैरियर इन तीस हजारी कोर्ट। जी, जी। उसपे भी सर और आएँगे। और जी, वो जो आपकी सफ़र है प्रोफ़ेशनल, उससे पहले मेरे एक सर 1-2 सवाल आपके ये शुरुआती दौर से बने पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े रहते हैं वो देश भर से हैं, और ख़ासकर इतनी रोचक जर्नी रही है आपकी, तो वो थोड़ा-सा उस पहलू पे नज़र डालना चाह रहा हूँ। आपने बताया कि सर आपने सिरसा जिले में 1 साल की इंटर्नशिप की। उस वक़्त जितने मेरे बड़े-बुज़ुर्ग वकीलों से बात होती है, वो यही कहते हैं कि उस वक़्त इतना इंटर्नशिप का दौर नहीं था, और आपने सही बात की कि उस वक़्त वकालत का जो एक चलन था, वो ये था कि जो आज की जो हम 5 साल की वकालत देखते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क रहा करता था उस वक़्त। और ये भी मेरे ख्याल से कई विद्वान लोग हमसे ये कहते हैं कि जो इंसान गणित में अच्छा होता है, वो वकील भी अच्छा बनता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जो एक सूझबूझ होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन की हल करने की, वो एक बेसिक तौर पे एक इनेट क्वालिटी हो जाती है, क्योंकि जी, बताइए सर। जी, एक ही चैप्टर काम आया लाइफ में, दैट इज एक्चुअली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वो बहुत काम आया लॉ में।
दैट इज द जी, जी, मैथमेटिक्स चैप्टर वेयर आई यूज्ड टू कोट ऑल, सारी चीजें मैंने उसी की कोट करी। जी। सो लॉ मींस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। एब्सोल्युटली सर, और मैं समझता हूँ जितनी आप हाई स्टेक लिटिगेशन भी करते हैं उसमें कई बार जैसा हमसे पूछ लेते हैं कि भाई ये बताओ इसमें इंटरेस्ट के हिसाब से कितना बन रहा है क्लाइंट का, तो अगर आपकी गणित अच्छी हो तो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत इजाफा रहता है। मेरी गणित सर कभी इतनी मजबूत नहीं रही, तो इसलिए मैं हमेशा एक कैलकुलेटर लेके चलता हूँ। आजकल तो फोन में मिल जाता है कि अगर कंपाउंडिंग करनी पड़ जाए, सिंपल इंटरेस्ट करना पड़ जाए, तो थोड़ा सा कोर्ट में काम आ जाता है। लेकिन सर थोड़ा सा मैं आपको आपके उन दिनों में ले चलता हूँ जब आप वकालत कर रहे थे, और 90 का दशक आपने बताया कि था, और 90 के दशक में ही देश में हमारे लिबरलाइजेशन आई, मार्केट खुलने का जो एक पूरी प्रक्रिया थी वो शुरू हुई। और उस वक्त आपने बताया कि बतौर जब आप लॉ कॉलेज में अपने पढ़ रहे थे तो 1 साल का आपने वो जिला कोर्ट में इंटर्नशिप की। तो उस एक्सपीरियंस को सर जरा साझा कीजिए, क्योंकि जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं, जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, वो ऐसा होता है कि हर कोई महानगर से नहीं होता, कई बच्चे छोटे शहरों से, जिलों से आते हैं। तो उनके लिए सर मैं आपसे ये सवाल मेरा है कि एक तो आपने उस इंटर्नशिप के दौरान क्या सीखा उस जिला न्यायालय में, और उस सीख से आप हमारे दर्शकों तक क्या बात साझा करना चाहें? देखिए, जो इंटर्नशिप, वो बहुत ही अच्छा फेज था एक तरह से लर्निंग का। जी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, आप एक नीम के नीचे के पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग काम किया करते थे। जी, कोर्ट रूम के जस्ट बाहर हमारा एक, जिसे हम बोलते थे कि एक सिंपली बैठने की एक चेयर्स ही होती थी, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसी तरह से हम लोग उसको मोल्ड करते थे। जी, उन दिनों में जो मेजर एक्सपोजर रहा वो रहा एविडेंस का। जो एनडीपीएस के मेनली केसेस वहां पे ज्यादा हुआ करते थे, यानी कि जी, क्रिमिनल केसेस ज्यादा थे, सिविल केस लिटिगेशन थोड़ा सा कम था। जी, तो मेजर जो एक्सपोजर रहा वो एविडेंस, किस तरह से आगे केसेस को क्रिएट करना है, बढ़ाना है, बेल एप्लीकेशंस, इसका काफी अच्छा एक्सपोजर रहा उन दिनों। जी सर। तो एक साल दो, करीबन मैं डेढ़ एक साल, 1.5 year आई स्पेंट इन एट सिरसा, माय होम टाउन। सो उसके बाद एक्चुअली लगा कि इट इज बेसिकली थिंग्स आर गोइंग ऑन समथिंग। सो ऐसा लगा कि ऐसे फादर से भी डिस्कशन होता था, तो फादर ने भी कहा कि यहाँ पे अब बेसिकली, बिकॉज जब आप एजुकेशन वगैरह बाहर से ले लेते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना। जी, सो बाय देन उसके बाद दिल्ली में सब मकान वगैरह थे शुरू से, तो ज्यादा डिफिकल्टीज उस एंगल से आई नहीं। जी, सो इट इज लाइक ऑप्शन कि आई एम गोइंग टू अनदर हाउस टू जी, लिव। जी, जी, इस तरह से बाय डिफॉल्ट एक्चुअली आई केम टू दिल्ली फॉर जी, प्रैक्टिसिंग ओनली। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी चीज ये रही कि मेरी लाइफ में मैं कभी किसी का जूनियर नहीं रहा। जी, आई whatever I actually I learned, whatever I learned from my seniors, those were my colleagues। और मेरा जो लर्निंग एक्सपीरियंस 30 जारी का बहुत अच्छा रहा मेरे साथ। जी, इनिशियल पीरियड जब मैंने 30 जारी में बिताया वो बहुत जी, बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। जी। लर्निंग एक्सपीरियंस जिसे मैं बोलूंगा। उस पे आते हैं सर, क्योंकि तीसारी को तो गढ़ माना जाता है वकालत का, क्योंकि जो कहते हैं जिस वकील ने तीसारी में वकालत की है वो कभी धोखा नहीं खा सकता, प्रैक्टिस में ऐसा माना जाता है सर। और ये बात मैं भी इसकी पुष्टि कर देता हूँ दर्शकों से, क्योंकि मैंने भी अपने कुछ शुरुआती जो साल हैं, जिसको हम कहते हैं कि जिससे आपकी नींव स्थापित होती है प्रोफेशन में, मुझको भी तीसारी में संयोग रहा। हमारे सीनियर थे राशिद आरिफ साहब, उनके चेंबर से जुड़ने का और उनके साथ फौजदारी और थोड़ी बहुत दीवानी की वकालत करने का। तो सर आपकी शुरुआती दिनों का ही अब तरफ पहल करते हैं। आपने बताया कि आप तीसारी में थे और बहुत कुछ सीखा, तो जरा उस दौर को सर बताएं कि क्या क्या वो दौर कितना फर्क था आज के दौर से, क्योंकि आपने तो अपने सामने सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनते हुए देखे हैं। उस वक्त सिर्फ तीसारी यस, पटियाला हुआ करते थे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, वो दौर कैसा था वो भी बताएं, और क्या क्या परेशानी रहती थी उस वक्त वकीलों को, जो आज शायद कम हो गई है, उसके बारे में भी सर थोड़ी सी बात हमारे दर्शकों तक रखें। देखिए, मैंने 30 जारी में वो टाइम देखा जहाँ पे, यानी कि डे टाइम में जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, चलना बहुत मुश्किल हो जाता था। जी, यानी उन एक कोर्ट्स में पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता था, बिकॉज वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ करती थी खाली। करेक्ट, एक करेक्ट, करगड़ुमा थी, एक 30 जारी थी उन दोनों में। बाकी कोई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थी भी नहीं खास। एक पटियाला हाउस थी, लेकिन पटियाला हाउस की जुरिस्डिक्शन थोड़ी लिमिटेड थी। उन जी, दिनों में भी लिमिटेड, ज्यादा जुरिस्डिक्शन थी नहीं, मेनली तो 30 जारी कोर्ट ही थी। मुझे याद है 99 के अंदर जब हम लोग काम किया करते थे, मेरी जो जर्नी रही वो बेल एप्लीकेशन से शुरुआती रही। एनडीपीएस की बेल एप्लीकेशन, एक्चुअली जो फर्स्ट बेल एप्लीकेशन मैंने फाइल करी, उसमें सेक्शन 50 की नॉन कंप्लायंस थी, आई गॉट द बेल। जी, सो वहां से वो एक क्रिमिनल लॉयर के के रूप में, यानी कि मुझे आई एम टॉकिंग 99। सो 99 और 2000 में मैंने ये जो एनडीपीएस के केसेस करना स्टार्ट किए हैं। काफी सारे केसेस थे मेरे पास उन दिनों में। और
उसके बाद सरप्राइजिंगली सडनली आई गॉट ए परमानेंट इंजंक्शन सूट जी ऑन बिहाफ ऑफ वन कंपनी एंड आई गॉट द इंजंक्शन. ये सेकंड मेरे मोड रहा जहां पे टर्निंग पॉइंट रहा कि नाउ आई कैन लीड सिविल केसेस, एविडेंस ऑफ द सिविल केसेस. जी वहां पे सबसे अच्छी चीज जारी में सर मैं जो एंडोर्स करूंगा, जो सीनियर लॉयर्स की जिनके साथ मैं बैठा करता था, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया. मैं मॉर्निंग में 8:30 जाता था, अपनी पिटीशंस जो भी मैं सूट बनाता था, जो उनसे मैं सिर्फ एक रीड कराता था खाली. दे यूज्ड टू डू सम चेंजेस. वो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आई लर्न फ्रॉम नॉट ओनली वन सीनियर, आई लर्न फ्रॉम द मेनी सीनियर्स. जी सो वो फेज इसलिए अच्छा था कि उन दिनों में देखिए 2002 में सीपीसी में अमेंडमेंट आया. जी 2000 उससे पहले हम एग्जामिनेशन इन चीफ कोर्ट में ही कराया करते थे. हम्म. It was a time when we used to conduct examination in chief in the court itself, whether it is a civil case, whether it is a criminal case. So वो क्रिस्प होता था, खाली 1 पेज का 2 पेज का वो होता था, और जो क्रॉस एग्जामिनेशन था वो खाली 2 या 3 पेज में आप कंक्लूड करते थे. जी आज के टाइम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, डिजिटल का लेंथ. हम एक चीज को कहने में इतने सारी अननेसेसरी चीजों में जाने चले जाते हैं, जबकि वो टाइम था जहाँ पे चीजें बहुत ही लिमिटेड, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड मिलता था. जी क्योंकि जज साहब हमें एक ही बात कहते थे, सर एग्जामिनेशन चीफ आज कंक्लूड करो, एविडेंस भी कंक्लूड करो, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ. जी अगर आपका एक्यूज अंदर है तो नेचुरली आप जल्दी करेंगे, ताकि आपका जल्दी जो भी डिसीजन आए और वो फास्ट हो, केस का कंक्लूजन फास्ट हो, ताकि जो जस्टिस मिलना है वो मिले, जो नहीं मिलता आई मीन वो वैसे आई मीन दिस वाज द टाइम, यू नो. तीस जारी एक्चुअली आई रिमेन इन तीस जारी टिल 2002. जी 2002 में वन ऑफ द सीनियर गाइडेड मी कि सर तू यहाँ क्या कर रहे हो, अब कुछ आगे का एक्सप्लोर करो भाई, एक्चुअली कोर्ट का बाइफर्केशन हो रहा है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन. जी 2002 I shifted to Delhi High Court actually. जी जी Revision petitions and the appeals I started doing slowly. And 2003 I became the state consul, state of Haryana. I represented, and that was the only for 1.5 years. Actually, the government was 1.5 years, so I was state consul. I was representing the state of Haryana in Supreme Court. So, उसके बाद 2004 and 2005 जैसी गवर्नमेंट जाती है तो नेचुरली वी हैव टू फर्निश आवर रेजिग्नेशन. जी रेजिग्नेशन के बाद उसके बाद दौर आता है प्राइवेट प्रैक्टिस का. जी देन उन दिनों में जयंत जी सबसे अच्छी चीज एक और थी, टेलीकॉम लाइंस काफी ओपन हो रही थी, टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग. एंड आई गॉट अ वेरियस abundance opportunity to do all cases in TDSAT. जी टेलीकॉम जो अलग से ट्रिब्यूनल जो बनाया था, सो ऑल ब्रॉडकास्टिंग डिस्प्यूट्स आई यूज्ड टू कंडक्ट. और इस दौरान बीच में मेरे को एक और एक्सपोजर जो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा. आई यूज्ड टू डू वन प्रोग्राम ऑन द टेलीविजन कॉल्ड एज ए प्रॉपर्टी बाजार एंड प्रॉपर्टी प्लस, जी बिजनेस और टोटल टीवी और ये सब. सैटरडे संडे आई यूज्ड टू गो टू द टेलीविजन and I used to answer all the queries, legal queries for the viewers live on the phone chat. They usually open the phone calls and I used to answer all the queries on the live. जी जी So that was the major exposure which I got in the real estate. So जो major 2002 onwards, whatever experience I got about the real estate cases and the telecom and broadcasting disputes, these were the two. And you know, 2015 again insolvency and bankruptcy जी जो came. कोड लॉन्च हुआ जी Yeah. I qualified the one examination called insolvency professional का. जी So उसके बाद NCLT. Now we are doing all cases for NCLT and the Supreme Court because appeals सारी की सारी Supreme Court में है. करेक्ट So these are the briefly I am saying these are my journey actually. जी नहीं सर, आपने संक्षेप में तो बताया, इसको मैं थोड़ा सा और आपसे भी पूछूंगा और खंगोलेंगे इसको. एक तो सर जहाँ तक मैंने सुना है मतलब ना बाकी वकीलों से भी जो 30 तारीख का आपने जो दौर हमसे साझा किया कि उस वक्त इतनी भीड़ होती थी, एक तो पैर रखने की थोड़ी सी जगह कम थी क्योंकि वकीलों के लिए गढ़ था वो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, और दूसरा शायद आप मुझे करेक्ट कर पाए पर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है 30 तारीख की उस वक्त की वो ये था कि अगर आप जा रहे हैं तो अगर आपको बेल है या आप कोई बहस कर रहे हैं तो एडजर्नमेंट के बाद 1 या 1.5 साल का तारीख मिला करती थी. इतनी लंबी लंबी तारीख उस वक्त मिलती थी क्योंकि कोर्ट्स वर रियली जो थे जैम पैक्ड. ये सर ये सही इन्फॉर्मेशन है कि गलत है? ये
जानना चाह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, 1 साल की तारीख का तो नहीं कहेंगे, लेकिन यस लंबी तारीखें मिलती थी। हैं। लेकिन जी, जब होता क्या था जी, आपको भी पता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हमारे आज भी रही, पहले भी थी, सेम जी, प्रॉब्लम वो आज भी है। किसी भी आप कोर्ट्स में चले जाइए, एनी कोर्ट यू कैन टॉक। दिस प्रॉब्लम एवरीवेयर। नाउ आल्सो वी आर गेटिंग डेट्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट ईयर 2022 का डेट मिल रहा है आज हमें। जी, वी हैव मेनी केसेस जहाँ पे आज अभी हमारे को 5 रोज पहले भी 2020 फरवरी का डेट मिला है, 22। जी, सो आई मीन ये सब चीजें पहले भी थी, ऐसा नहीं जी, है, आज भी है। जी, ये तो चीजें देखिए, आज के टाइम में सारी की सारी जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, देखो देयर इज अ ड्रॉबैक आल्सो। सारी की करेक्ट, सारी अपील्स मोस्टली ट्रिब्यूनल में आपने सुप्रीम कोर्ट में दे दी। जी, अब सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम कहाँ है? 33 जजेस हैं एंड द जजेस आर डूइंग 70 केसेस मंडे एंड फ्राइडे। एक्चुअली मिसलेनियस करेक्ट, डेज में दे आर डूइंग मोर देन 70 केसेस। रेगुलर डेज का तो नंबर ही नहीं आता। जी, नाउ वी आर हैविंग एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10 केसेस सुबह नोटिस में ही अटक जाते हैं, रेगुलर केसेस का नंबर ही नहीं आ पाता। जी, सो आई मीन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, ये तो बहुत बड़ा इशू है। मेरे हिसाब से तो इमीडिएटली इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। अदरवाइज ये प्रॉब्लम जो अकोमुलेशन अब हुआ है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन, अब तो इतना सारे केसेस आने वाले हैं जो इतना बढ़ जाएगा ये सब चीजें। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल इट। इट्स वेरी जी, डिफिकल्ट सिचुएशन। जी, इस इन सवालों पर भी मैं आऊँगा सर आपसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ आप एड्रेस करें। लेकिन उससे पहले आपके उस दौर पे चलते हैं जब आपने 30 सारी से दिल्ली हाई कोर्ट में कदम रखा और उसके बाद आपने बताया कि ट्राइब्यूनल्स की तरफ भी आपकी प्रैक्टिस बढ़ी, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है टीटी सैट में, एनक्लैट में, एनसीएलटी में जो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, और अभी डीआरटी, डीआरएटी में भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, और सुप्रीम कोर्ट में भी आपने सर आप बताया कि आपने अपनी प्रैक्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट के साथ ही साझा की। तो सर मेरा पहला सवाल तो आपसे इस दृष्टिकोण से कि जो हमारे ये जो यंग बच्चे हैं और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो अभी नए वकील बनते हैं, और खासकर जो प्रथम पीढ़ी के जो वकील हैं, उनका हमेशा मेरे से एक सवाल रहता है, और मैं समझता हूँ सर उसका जवाब बेहतर आप दे पाएंगे। वो ये है कि जब भी कोई वकील, नया वकील प्रथम पीढ़ी का जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है या प्रैक्टिस जमाने की कोशिश करता है, तो क्लाइंटेल की एक बड़ी समस्या होती है कि क्लाइंट्स कहाँ से लाए जाएं, कैसे उन क्लाइंट्स को हम सर्विस करें। इस पे सर आपका क्या विचार है? कैसे जो यंग बच्चे जो इस प्रोग्राम को देखेंगे बाद में, उनके लिए सर आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है, कैसे किया जाए इस चीज को? देखिए जो यंग स्टफ है, जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं, देखिए सबसे अच्छा है कि वो इम्पेनलमेंट के लिए जरूर ट्राई करें। जी, वो एक्सपोजर लेना बहुत आवश्यक है। आप लीगल एड के केसेस लीजिए, फ्री के केसेस भी कर सकते हैं। थोड़ा कम मिलता है बट एक्चुअली यस एक्सपोजर तो है, देयर इज नो डाउट। बिकॉज आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे जब आप लीगल एड के केसेस लेते हैं या यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट मीन्स बेसिकली लिटिल अमाउंट ऑफ फी, जी, वो एक्सपोजर तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप अप्रोच कर सकते हैं। और सेकंड जो एक्सपोजर है, सीनियर्स का सपोर्ट जूनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, जो कि करना चाहिए। जी, अकॉर्डिंग टू मी, जो वेल एस्टेब्लिश सीनियर लॉयर्स हैं उनको जरूर अकोमोडेट करना चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। अब जैसे 30,000 जैसे सुप्रीम कोर्ट में शाम को 4 o'clock, आई विल नॉट नेम दी, नाउ ही इज ए जज एक्चुअली, जी, एक क्लब थी हमारे यहाँ पे, शाम फ्राइडे क्लब बोलते थे हम उसको। जी, 3 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे, 5 o'clock, हम एवरी टाइम सीनियर्स को हम इनवाइट किया करते थे। जी, उसके कुछ एंड वीडियोज़ भी सर दो यूट्यूब में उपलब्ध हैं उस चैनल के, इफ आई एम राइट, वो जो फ्राइडे क्लब है। जी, यस इस फ्राइडे क्लब वो यूट्यूब पे भी है। उस तरह की चीजें जरूर अटेंड करनी चाहिए। उससे कम से कम हमें सीखने को एक ही चीज, आज भी हम लोग लर्न करते हैं फ्रॉम सीनियर्स ही करते हैं। जी, और कभी भी फ्री बैठने के बजाय आप कोर्ट में जाके, हम लोग सबको एडवाइस करते हैं कि जी आप कोर्ट जाके यू वॉच द प्रोसीडिंग्स, हाउ द सीनियर्स आर प्रेजेंट इन केसेस। सो यही चीजें हैं, बाकी देयर इज नो अदर मेथड। हार्ड वर्क के अलावा देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट। जी, जब भी वक्त मिले, जब भी टाइम मिले, यू प्लीज गो टू द कोर्ट एंड सिट डाउन। अब आज के टाइम में आप ये भी नहीं कह सकते हम, द रीजन इज बिकॉज पैंडेमिक, वी आर जी, ऑल्सो, हम लोग भी मिस हुँ, करते हैं कोर्ट्स को। आई जी, टेल यू जैन जी, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, हमने सिर्फ कोर्ट की फिजिकल कोर्ट से सब कुछ सीखा जी, लाइफ में। और ऑफिस तो नाम के लिए है, अदरवाइज वी यूज टू कम बैक इन दी ऑफिस बाय 4 o'clock। अब जी, 4 बजे अगर आप ऑफिस आएंगे तो क्या काम कर पाएंगे? उसके बाद आपके पास ओनली ओनली 2 और 3 आवर्स होते हैं। देन यू हैव टू डील विद द क्लाइंट्स एज वेल एज यू हैव टू प्रिपेयर द केसेस फॉर द नेक्स्ट डे। जी, जो पर्सनल लाइफ है वो एक एडवोकेट की कहाँ हो पाती है? आई I मीन जब आप शाम को घर भी जाते हैं तो यू हैव टू कैरी विद द फाइल्स। खूब सारी करेक्ट, फाइलें आपको जी, साथ लेके जानी पड़ती हैं। And tomorrow, even if you are having one case, you have to prepare। आई जी, मीन ये जो
यंग्स जो लॉयर्स हैं जो आ रहे हैं वो स्टफ अच्छा है, देयर इज नो डाउट, लड़के बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ जब मैं मेरा टाइम कंपेयर करता हूँ इन बच्चों को तो सब कुछ पता है। जी बट एक ही चीज पे मैं थोड़ा सा ड्रॉबैक समझता हूँ, वो है कि बच्चे लॉ पढ़ते हैं बट फैक्ट्स पे थोड़ा कम जोर है। हमारे टाइम में फैक्ट्स पे हम लोग ज्यादा जोर था, लॉ पे जी कम था। दिस जी चेंज। सो जी दैट आपने एक्चुअली सर जी आई वांट टू एड्रेस कि देयर शुड बी कॉम्बिनेशन, आप इसको थोड़ा कॉम्बिनेशन करके चलें। फैक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन लॉ, क्योंकि जी लॉ तो आई मीन आपको भी पता है कि कैसे भी आप बुक से रीड करके भी कोर्ट में बोल सकते हैं, बट फैक्ट्स आपको रट के जाने पड़ते हैं। जी लिस्ट ऑफ डेट्स, आपको हर चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। फैक्ट्स में कम से कम बोलता हूँ कि 5 टाइम्स यू हैव टू रीड। नहीं सर, ये आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, क्योंकि जब तक आपको क्लाइंट की अपनी कहानी नहीं पता होगी आप कोर्ट तक क्या रखेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्योंकि लॉ में अगर कहते हैं ना फैक्ट सर, अगर वो मसाला है तो लॉ फिर सीमेंट का काम करता है जब आप घर बनाते हैं तो ऐसा ना हो कि कुछ भी खाली रह जाए तो फिर मकान खोखला रह जाता है। तो उसी हिसाब से जो यंग बच्चे इसको सुन रहे हैं, आप लॉ पे भी ध्यान दें, फैक्ट्स पे भी ध्यान दें, क्योंकि वकालत में दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। इससे सर एक मेरा प्रश्न और जुड़ के निकल के आ रहा है। कल मैं एक वेबिनार में था एमिटी लॉ स्कूल के साथ, और वहाँ पे एक प्रश्न मेरे तक पूछा गया कि बच्चे जो इस वक्त कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन में हैं, घरों से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सर दो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक तो इंटर्नशिप जो हो गई है फिजिकल के बदले वर्चुअल हो गई है। और मैं सर एकदम आपसे हामी भरता हूँ, क्योंकि जो वकालत में जो सीखना होता है कई हद तक, जब हम कोर्ट जाते हैं, हम अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने साथ के वकीलों से, इनफैक्ट अगर हम प्रोफेशन में थोड़े से उम्र में बढ़ गए और कोई बच्चा हमसे उम्र में कम लेकिन बहस अच्छा करो, तो सीखने के लिए हर जगह से कुछ ना कुछ मिलता है। चाहे आप लाइब्रेरी में बैठ के किताब पलट के सीखें, कोर्ट में अपने केस का वेट करते हुए सीखें। ये जो कमी मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से आई है, क्योंकि आपको पता है कि सर हेयरिंग होगी बड़ी लिमिटेड, सिर्फ इमरजेंसी हेयरिंग्स की सुनवाई हुई जा रही है। तो इससे क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं? पहला तो सर मेरा ये सवाल है। दूसरा, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग कर दी अपनी हेयरिंग की, जो हमारे देश में मेरे ख्याल से एक तरह की पहली थी। क्या सर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट्स को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए? क्योंकि दो चीजें हैं, सिर्फ लिटिगेंट्स के लिए नहीं, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, जो इस वक्त होम बाउंड है, बाहर नहीं जा सकते कोरोना के ऐसे, वो बैठे बैठे कितना कुछ सीख पाएंगे अगर हम इस सूचना प्रौद्योगिकी की ढंग से अगर हम मदद ले सकें। आपका क्या विचार है सर? सर मैं इसमें एक्चुअली सी एकदम आंसर देना बड़ा मुश्किल है कि एग्री करें डिसएग्री करें, बट जी देखिए हाइब्रिड टाइप ऑफ हियरिंग्स यस कुड बी डन समथिंग, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सारे का सारा प्लेटफॉर्म आप डिजिटल दे दें, विच इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए कल का एग्जांपल आई हैव टू कोट जूही चावला जी एग्जांपल, अब जी देखिए जी क्या हुआ उसके, आपने लिंक शेयर कर दिया, लिंक शेयर करने के बाद वो अल्टीमेटली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आपकी हैम्पर हुई। करेक्ट। सो इससे हमें ये एक्सपीरियंस मिलता है कि ये डिजिटल ठीक है, दिस इज अ वेरी फास्ट वट एवर इट इज एक्चुअली, बट मैं ये कहूंगा कि फिजिकल कोर्ट्स भी उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस नॉट फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो आप फिजिकल आर्ग्यू करते हैं सर, देखिए एवरीबडी इज नॉट एक्वेंटेड विद अस, हमारे अब आप जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू दे कैन नॉट आर्ग्यू एंड दे आर कॉम्पिटेंट लॉयर्स, आई टेल यू। स्मॉल एब्सोल्युटली। स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जब हमारे पास फाइल आती है जैन जी, जी उन फाइलों को जब हम पढ़ते हैं, आपको मैं बता नहीं सकता कितनी इन लोगों ने मेहनत करी होगी। एक एक चीज हाथ से लिखी होती है, जी एक एक चीज उन्होंने जजमेंट्स को हाथ से लिखा होता है, और उसके किस तरह से उन्होंने केस को क्रिएट किया है, उन्होंने क्या प्ली ले रहे हैं, वो जो क्रिएटिविटी लेवल है वो ओनली कैन कम थ्रू फिजिकल कोर्ट्स। क्रिएटिविटी हमारे यहाँ मिसिंग होगा डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वी एक्चुअली मिस यू नो। आप देखिए, अब आप कोई बुक पढ़ते हैं, जी बुक्स के ऊपर अगर 5 घंटे भी आप बैठते हैं तो उस तरह की थकावट फील नहीं होती, उस तरह की चीजें यू कैन रीड 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 लाइक आपको भी पता है 12-14 घंटे आराम से लोग पढ़ते भी हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, बट कंप्यूटर्स में इतना मेरे ख्याल से बैंडविड्थ नहीं होना चाहिए बच्चों का। कहीं ना कहीं थकावट है, कहीं ना कहीं आईज पे इम्पैक्ट है, वो चीजें मैं आई एम नॉट डिस्करेजिंग लाइक दिस, बट एक्चुअली जी थोड़ा सा इसको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा कुछ हाइब्रिड टाइप से, जी ताकि ताकि फिजिकल कोर्ट्स भी चले, डिजिटल भी चले। आपको ऑप्शन मिलना चाहिए कि यस यू वांट डिजिटल, यू विल नॉट शेयर एनी लिंक टू द एनीवन, लाइक इस तरह की कुछ अंडरटेकिंग। और कुछ जो लोग लिंक लेना चाहते हैं या इनको ब्लॉक करने की प्रक्रिया, बिकॉज अभी तक सिस्टम स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाया है आज भी। जी जी कोर्ट्स की ज्वाइनिंग इजी है, ज्वाइन करते हैं लोग, लेकिन आप उसको ब्लॉक कैसे करते हैं, उसको ब्लॉक करना है, गोइंग टू डिसाइड, ये सारी चीजें देखो एड्रेस करनी पड़ेंगी, इतना आसान नहीं है।
समझना पड़ेगा और इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये सर आपने बड़ी अच्छी बात रखी, स्पेशली जो जूही चावला जी का जो कल केस आया, जो मैंने भी खबर पढ़ी है, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है। कुछ तो मैंने वीडियो क्लिपिंग देखी जहां वो जनाब गाना गा रहे थे, अदृश्य कहते हैं ये इनविजिबल मोड में, अदृश्य मोड जिसको हम कहते हैं। तो जैसा बेचारे मीडिया साहब कोशिश भी कर रहे थे जैसा इसमें उनको बाहर करने की, पर वो बार बार शायद री लॉग इन कर रहे थे। दूसरा इन्होंने जूही चावला मैडम ने क्या किया, मेरे ख्याल से जो खबरें अखबार में आज मैंने सुबह पढ़ी कि ट्विटर में उन्होंने ये लिंक शेयर कर दिया, वो मैं समझता हूँ थोड़ा सा गैर उन्होंने गैर जिम्मेदाराना चीज की, क्योंकि बतौर इतनी ये मतलब प्रबल पब्लिक फिगर है, अपने आप में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रही अपने टाइम की, और ट्विटर में ऐसे शेयर कर देना, मतलब आप देखिए कितने फैंस सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग देखने, उनको देखने आए, जबकि कोर्ट प्रोसीडिंग देखने नहीं आए, वो उनको देखने पहुंच गए वहां पर। तो जो भगदड़ का जो माहौल है जी, सीरियस नहीं थे। एब्सोल्युटली, एक्चुअली क्या होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग 1 मिनट के लिए भी हैम्पर नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी जी। 1 सेकंड भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, वो प्रोसीडिंग में अगर आप देखिए, एक जज साहब के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। आपको भी मालूम है, जब हम कितना सोच के जाते हैं, कितना कितना बोलना है, डिसाइड करके जाते हैं कि इससे ज्यादा मुझे नहीं बात करनी कोर्ट में, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम मिल रहा होता है। तो वो जो चीजें अगर आप 1 मिनट उसको डिस्टर्ब कर देती है, तो वो बोलना तो रुक ही जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है उस टाइम पे। एडवोकेट की जो जो प्रिपरेशन है उसको वो भी हैम्पर होती है, वो भी एक तरह से स्टॉल हो जाती है। जज साहब अलग चीजों में चले जाते हैं, मैटर ऑफ डिस्कशन ही चेंज हो जाता है। दिस शुड नॉट हैपन एक्चुअली, इट्स अनफॉर्चुनेट, इट शुड नॉट हैपन। क्योंकि ये फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है, ये और भी इंसिडेंट्स हैं जो हुए हैं, पहले भी हुए हैं, बट एक्चुअली इतना रिपोर्टिंग नहीं आई। बट ये इंसिडेंट आम होते भी हैं, ड्यूरिंग कोर्ट हियरिंग्स होते भी हैं। बट आई एम नॉट सेइंग जूही चावला केस, बट अदरवाइज आल्सो वी हैव सीन लॉयर्स के यहाँ पे भी आवाजें आती हैं जी, और वो बेसिकली दे आर नॉट एक्वेंटेड। काफी किस्से कहानियां तो कोरोना के दौर पे निकल के आए, न जाने क्या क्या, कुछ कुछ जो अलग वीडियो की बात हुई, और कुछ बहुत सारे इंसिडेंट है, उनको भी साझा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्या क्या गतिविधियां रही उसमें। लेकिन इससे मेरा अगला सवाल, आपके जो नेक्स्ट चरण रहा आपके करियर में, उसमें मैं आ जाता हूँ, जहाँ पे आपने ट्राइब्यूनल्स की प्रैक्टिस पे काफी जोर पकड़ा, आपने सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस को देखा। तो दोनों नजरिए से सर मेरा आपसे ये जो सवाल है वो तो ये है कि जो इतने ट्राइब्यूनल्स हमने देश में विकसित कर दिए हैं, इतने बना दिए हैं, आपके हिसाब से क्या वो सही है? ये मेरा सवाल इसलिए है सर, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो सरकारें हैं, वो जितना बजट मुहैया कराना चाहिए हमारे जुडिशरी की तरफ, वो शायद नहीं करा पाती। उसकी वजह से होता क्या है कि जो भी एक प्रैक्टिसिंग हमारे वकील भाई बंधु हैं, अगर आप मल्टीपल फोरम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम लोग दिल्ली में हैं, जहाँ पे ट्राइब्यूनल्स भी हैं, हाई कोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो अगर आपके मान लीजिए कि 4 ट्राइब्यूनल्स, 2 कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर लग गया, दिन में अगर आपके 7 मैटर भी है, मैं एक बेसिक फिगर लेके चलता हूँ, तो 7 जगह उस वकील को भागना पड़ेगा, अपनी गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, या उनका स्टाफ होगा, या उनका जो कोर्ट होगा वो होगा। तो मेरा सर सवाल इसलिए आता है कि जो ट्राइब्यूनल से क्या इनको हटा के हम उसी को स्पेशल कोर्ट रूम ना बना दें कोर्ट्स के अंदर, अगर कायदे से अगर फंडिंग मिल जाए, वुड दैट बी बेटर? या फिर ट्राइब्यूनल्स का जो अपना एक जो एसेंस है वो डिसॉल्व हो जाएगा अगर हम उसको कोर्ट में अमेलगमेट कर देते हैं? इस पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, जो मैं यही बोलूंगा, इस बारे में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इस चीज से बिल्कुल मैं भी मानता हूं इस बात को। क्यों ना ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स एक ही बिल्डिंग में कर दी जाए। जी। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें आप सेव कर पाते हैं, क्योंकि एक एडवोकेट के लिए, नॉट ओनली फॉर द एडवोकेट्स, अदरवाइज सारे बेनिफिट्स हैं उस चीजों पे, क्योंकि वो एक ही जगह पे सारे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर खड़े करने चाहिए। आज के टाइम में देखा जाए तो ट्रिब्यूनल, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं जो होटल से चल रहे हैं, जी। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज हैं, जहाँ पे हियरिंग्स कर ही नहीं पाते आप। और दूसरी जो चीज है, ट्रिब्यूनल्स के पास मैंने मोस्टली देखा है कि स्टाफ भी नहीं है, जो करेक्ट। बेसिक स्टाफ होने चाहिए। अगर जी। आप मान लो सपोज आज टुडे वन स्टाफ इज नॉट कमिंग, टाइपिस्ट इज नॉट कमिंग, आपको ऑटोमेटिकली डेट्स मिल जाती हैं। करेक्ट। सो वो सब चीजें फिर डेट मिलती हैं, फिर से वही चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल की यस एक चीज में मैं जरूर मानूंगा, ट्रिब्यूनल्स की हियरिंग आप डिजिटल कर सकते हैं, जी। बिकॉज उसमें एविडेंस का कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि चीजें एडमिटेड चीजें होती हैं जो सिर्फ जी। आपको डॉक्यूमेंट बेस्ड है, ना कि कोई एग्जिबिट्स करना है या कोई आपको डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा कमेंट करना है। यू ओनली सिंपली हैव टू शो द डॉक्यूमेंट्स। करेक्ट। तो ट्रिब्यूनल्स को यस आप डिजिटलाइज कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट के बारे में मैं जरूर बोलूंगा, बहुत ही स्लो है ही नहीं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 दिन पहले भी डायरेक्शंस दिया था जी। कि आप अपॉइंट कीजिए एनसीएलटी के जजेस। अब वो एक एक दिन के लिए प्रिंसिपल बेंचेस आ रहे हैं, और बेसिकली आई मीन 2 दिन के लिए आप जजेस
जुडिशियल अपॉइंटमेंट लैकिंग है, फिर टेक्निकल साइड से जजेस लैकिंग है. जी. सो ये सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए गवर्नमेंट. इवन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की क्या जरूरत है? एंड सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन दे आर डायरेक्टिंग. आज के टाइम में जीएसटी का ले लीजिए, 2017 से ये लॉ हमारे पास है जीएसटी का, जी. जुलाई 2017. आज 3 इयर्स हो चुका है, अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है हमारे पास. सो आज 3 साल, सर, वी डोंट हैव एनी अपीलेट ट्रिब्यूनल. नाउ सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड कि यू प्लीज फॉर्मुलेट द अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल. वो सारी लिटिगेशन आने वाली है, वो सब कुछ मिसिंग है. लोग सफर कर रहे हैं, लोगों के अगेंस्ट आप देखिए एंटी प्रॉफिटेरिंग के अथॉरिटी वो नोटिस जा रहे हैं. जी. एंड अपील्स कहाँ जा रही है? हाई कोर्ट का बर्डन बढ़ रहा है, रिट में जा रहे हैं हम लोग. जी. So because the tribunal is not been constituted, then we have to file a writ petition. That's all. आपने अल्टीमेटली हाई कोर्ट का बर्डन बढ़ा रहे हैं. रिट इज नॉट एन अपीलेट कोर्ट. एब्सोल्युटली. आप एक तरह से आप अपील फाइल कर नहीं कर रहे हैं, रिट फाइल कर रहे हैं. तो दैट मींस बेसिकली अननेसेसरी और इंक्रीजिंग द बर्डन ऑफ द हाई कोर्ट. जबकि सबको पता है रिट कोर्ट इज बेसिकली हैविंग वेरी लिमिटेड जुरिसडिक्शन. बहुत ही लिमिटेड जुरिसडिक्शन है. इट इज बेसिकली हैज टू बी एक्सरसाइज्ड in cases of the violation of fundamental rights. Yeah. And every petition in NCLT also we are filing the writ petition before the High Court. In spite there is a provision for the appeal. I mean ये सब चीजों को बैठ के डिस्कशन करके इसको कंक्लूड करना चाहिए गवर्नमेंट को. जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम में इतने सारा बर्डन ऑलरेडी लॉकडाउन हो चुका है या बढ़ चुका है, वो हैंडल होने वाला नहीं है. अब डीआरटी की है, डीआरएटी है. हम जाते हैं डीआरटी के अंदर, अब 2022 का डेट मिलता है. और जो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस द डिफिकल्टीज ऑफ द क्लाइंट्स. आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सपोज रिप्रेजेंट करते हैं, बैंकिंग को, आपको आपने अगर डिग्री ले भी लिया डीआरटी से इन द ईयर 2005, वो आज तक भी डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो पाई. बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं हमारे पास. कैसे करेंगे एग्जीक्यूट? आप 15 साल डिग्री एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते तो फिर कैसे होगा, कैसे काम चलेगा? सो इन इश्यूज को, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक सोचना चाहिए गवर्नमेंट को. इमीडिएटली अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, एड्रेस करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की मैं कम से कम भी 9 जजमेंट्स में जानता हूँ, 9 जजमेंट, जिसमें स्पेसिफिकली ये बार बार कहा गया कि यू प्लीज अपॉइंट. देयर इज नो अपॉइंटमेंट. इतनी आपने बातें रखी और साफ तरीके से रखी, और क्योंकि आप वहाँ इन सब फोरम्स को इतने करीबी तौर से देख चुके हैं प्रैक्टिस के तौर पे, इसमें हम बतौर वकील सर, या जो हमारी जो बॉडीज हैं, बार एसोसिएशन है, या एज ए स्टेक होल्डर, एज समवन हु इज प्रैक्टिसिंग इन ऑल दीज फोरम्स, हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपको भी याद होगा सर, जस्टिस ठाकुर का वो जो एक क्लिप आई थी विज्ञान भवन में, जहाँ वो बेचारे रो पड़े ये बताते हुए कि देखिए कोर्ट की जो दुर्दशा है उसकी जिम्मेदारी वकील जजेस की नहीं है. वकील जज तो बेचारे मेहनत कश लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं. एक जज पे कितना बर्डन होता है वो आपने एकदम बात साझा की कि बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमको भी बतौर वकील सोचना पड़ता है कि जज साहब के पास टाइम लिमिटेड है, और अगर हमारा एक एडमिशन का मैटर है तो उसमें हमें सिर्फ आधे मिनट या 1 मिनट में अपना वो आर्ग्यूमेंट टू द पॉइंट एकदम फिनिश के साथ कंक्लूड करना है, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा इन्वॉल्व है. जो स्टाफ को या जजेस को जो सैलरी जाती है टैक्स पेयर का पैसा है. ये बात जजेस को भी पता है, ये बात लॉयर्स को भी पता है, ये बात लिटिगेंट को भी पता है. तो सरकारें जो है, जब से हमें आजादी मिली है, मैं सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं कर रहा, जब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, 70 साल से ऊपर का हमारी टाइम हो गया हमें आजादी हुए, तो रादर देन कंबाइनिंग एवरीथिंग, हम लोग तो और डिसइंटीग्रेट करते जा रहे हैं सिस्टम. मतलब ये जो सारी चीजें आपने बताया, डीआरटी का जो इतनी प्रबल और प्रमुख बॉडी है, जो डेट रिकवरी इसको ट्राइब्यूनल कहते हैं, यहाँ पे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके सरफेसी वगैरह में उठ के आ जाते हैं, बैंक्स वगैरह सब आते हैं, और अगर उनको पता है कि 15-15 साल तो कुछ नहीं हो रहा, तो सर ये मतलब ये कहते हैं तो दिस इज एक्चुअल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. करेक्ट, इट्स अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. एब्सोल्युटली, आई एग्री, बिकॉज़ यू आर नॉट एबल टू रिकवर द मनी. और इवन आई टेल यू, सरफेसी में पोजीशन तक नहीं ले पाया बैंक. ऐसे बहुत इन द गॉड नोज ये होता क्या है एक्चुअली. क्या होता है प्रैक्टिकली, जब आप काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे चीजें अलग रहती हैं. डिग्री इज नथिंग. अगर आप 15 साल डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो पीस ऑफ पेपर के अलावा कुछ भी नहीं है. करेक्ट. इट इज अ वेस्ट पीस ऑफ पेपर. सारी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है, क्योंकि बिकॉज आप टेनेंट बिठा देते हैं, यू नो, कुछ भी कर देते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है. किस किस को पार्टी बनाएंगे आप जी? आई मीन अगर 20 हैंड्स चेंज हो जाते हैं तो आप देखिएगा उस प्रॉपर्टी का क्या होगा. Who is sitting on the property and who is enjoying the property? जी. And property belong to bank. I mean economy. हाँ, इकोनॉमी. अब देखिए 93 में हमारे यहाँ पे इकोनॉमी ओपन हुई थी. जी. 93 एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था हमारे यहाँ
पे, जहाँ से लोग ये बोलते हैं कि कंट्री में बहुत सारा रेवोल्यूशन आएगा, हम लोग बाहर के मुल्कों से जुड़ जाएंगे। सो 97 में मैं ये सुनता था कि हम लोग एज ए लॉयर भी बाहर ट्रैवल करेंगे और बाहर भी अपीयर होंगे इन अदर कंट्रीज। आई मीन उस टाइम की बातें थी, लेकिन वो जो चीजें हैं वो मैं तो लाइफ में, खैर अभी उस चीज अपॉर्चुनिटी मुझे एक बार सिंगापुर में जरूर थी। आई ब्रीफ्ड वन ऑफ द लॉयर एक्चुअली। क्रॉस एग्जामिनेशन वहां पे और यहाँ में बहुत फर्क है सर। वहां पे एविडेंस आप देखिए, जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं वो इतना कुछ ले आती हैं सामने कि आपके पास क्रॉस करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जी आप सपोज इफ योर व्हाइट कॉलर क्राइम क्लाइंट को आप रिप्रेजेंट करते हो, जी आपके अगेंस्ट इतने सारे एविडेंसेस आ जाते हैं, जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए सोचते हो कि इसको कैसे क्रॉस करूंगा, तो आप 3 दिन सोचते रह जाते हो, कुछ मिलता ही नहीं है। जी सो परफेक्ट एट ऑल। आई वाज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंगापुर, वहां पे मैंने देखा कि not even 3 questions I was able to ask. I was, the local lawyer was appearing, but not even 3 questions. I was not able to prepare only 3 questions जी because everything was proven. So ये चीजें जो प्रोसिक्यूशन हमारे यहाँ पे फेल क्यों होता है सर, आपको भी पता है। बेसिकली वो सेम चीजें आज भी अडॉप्ट नहीं कर पाए, वो डिजिटल को वो कहाँ अडॉप्ट कर पाए हैं। जी सपोर्ट लॉयर क्या करता है सर, लॉयर तो डिफेंड ही करेगा ना सर। करेक्ट करेक्ट और आप प्रोसिक्यूशन, आपके सामने अगर मान लो 6-6 महीने कुछ एविडेंस ही लेके नहीं आता या कुछ विटनेसेस नहीं आते, तो आप क्या कर पाते हैं? कुछ भी नहीं कर हर जगह पे देखिए इन्होंने फैलाव करके आते हैं, इन चीजों को फैला देते हैं एकदम से। जी जी एकदम तो सही चीज भी आप उसको सही मोड भी नहीं दे पाते। इट इज नॉट ए डिफिकल्टी ऑफ लॉयर्स एंड द जजेस। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे प्रोसिक्यूशन लेवल पे, जो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, आज 138 का देख लीजिए आप। आपको 138 इफ यू आर डूइंग इट, समरी ट्रायल है सर, आपको डेटें आज भी 6 महीने से पहले डेट किसी भी केसेस में नहीं नहीं मिलती मिलेगी। सर, बहुत गुजारिश करने के बाद भी 6 महीने से पहले की तारीख नहीं मिल पाती। जी नहीं मिलती सर, नहीं मिलती। इवन इफ यू आर चेक होल्डर ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज, आई मीन टाइम ही नहीं है सर, क्या करोगे आप? जी लिटिगेशन इतनी करनी है, ये एडवांस चेक का कल्चर है जी, ये बेसिकली पोस्ट डेटेड चेक ले लिया। आई डोंट नो, एक्चुअली ले लेते हैं बट इंस्ट्रूमेंट इट्स ओके। आपको भी पता है ये बेसिकली कोर्ट्स के अंदर जो अल्टीमेट डिसीजंस हैं वो इसीलिए डिले होते हैं। जी मेजर रीजन यही है। तो बेसिकली I mean, सिस्टम, जब हम बात कर रहे हैं सर, जो आप कह रहे हैं जो सिस्टम है वो कोर्ट, वो सिस्टम नहीं, कोर्ट तो बेचारा सिस्टम को सुधारने में लगा है, लेकिन जो सिस्टम इस तरीके से जो फैला हुआ है, जैसे आपने बताया जो चेक बाउंस की आपने इतनी बढ़िया बात रखी कि करोड़ों का चेक हो या लाख का चेक हो, 1000 का चेक हो, फर्क नहीं पड़ता। और क्रिमिनल में सर एक बड़ी पुरानी कहावत है, शायद आपने भी सुनी हो, कहते हैं कि चोरी हीरे की हो या खीरे की, दफा एक ही लगती है। तो right. वही वही वाली बात हो गई कि तारीख आपको 6 महीने की मिलेगी, चाहे आप 1000 करोड़ का चेक बाउंस करके लेके आए या 1000 रुपए का चेक बाउंस करके लेके आए। Yeah, तो ये थोड़ा सा absolutely. पीड़ाजनक विषय हो जाता है सर, क्योंकि जो लिटिगेंट है, जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो रिकवरी देख रहे हैं, एक तो उनके लिए प्रॉब्लम है। वहीं जो आपने बताया बैंक्स की, जो आपने बात की डीआरटी या डीआरटी से, क्योंकि मैं सोच रहा था वो प्रश्न आपसे पूछूं, लेकिन आपने एक तरीके से सर उत्तर मुझे दे दिया। और प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर जैसे आपने बताया कि 15-15 साल तक वाकई जब वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती, जब आप एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं ले पा रहे हैं, बकायदा बीइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ बैंक, तो जनता के प्रति तो जवाबदेही वो तो है, वो है, पर उसमें जो सब टेंडेंसी जो होती चली गई, जो भी जिस भी शातिर इंसान ने वो फ्रॉड परपेचुएट किया है या क्रिमिनलिटी की है, उस पर हम कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं ले रहे, वो बैठे हुए बस उस पर। तो कितना मतलब ये जो फिर फिर आता है कि भाई ईडी आ गया तो व्हाइट कॉलर हाँ, क्राइम भी हो गया, फिर लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं, उस वक्त लोगों की हाँ, आंखें खुलती हैं। तो वही सर, इसलिए मेरा वो सवाल, पहला सवाल आपसे था कि आई थिंक देन इट्स बेटर टू conclude all these tribunals and put them in the docket of the constitutional courts. Let high courts have special independent courts, ताकि ये जो बर्बादी हो रही है नेशनल एसेट्स की हमारे, मतलब राष्ट्रीय धरोहर है, मतलब हर इंसान का खून पसीने की कमाई से तनख्वाह जाती है कोर्ट वगैरह में, तो उसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई किया जाए। ऐसा तो है नहीं कि देश भर में रिसोर्सेज की बहुत भारी कमी है, और कोर्ट जैसा फंडामेंटल स्ट्रक्चर सर, जहाँ पे आपने बताया, जैसे आपने तो शुरुआत में सर आपने बताया कि आपने ट्रायल कोर्ट में इंटर्नशिप भी की और तीसरी से अपना करियर भी शुरू किया, वहां पे अगर हम डिजिटाइज नहीं करेंगे, हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे चीजों को, जैसे आज देखिए इस वेबिनार के जरिए मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ, बाकी लोगों से जुड़ पाता हूँ, इतने लोग इसको यूट्यूब पे देख पाते हैं, तो चीजें मैं नहीं समझता बहुत जटिल हैं, चीजें सरल होती हैं, अगर उसको जटिलता का ही पोशाक पहना के रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा सर अपना मानना है इस पे सर। जी, absolutely. मेरा एक Because सवाल सर आपसे और बन रहा है। जी, आप आपसे प्लीज, आप कुछ बोले थे, आप बोलिए, फिर मैं अपना सवाल करूँ। यू आर राइट, एब्सोल्युटली जैन जी। बेसिकली ये जो चीजें हैं, दिस हैज टू बी एड्रेस्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। जितना जल्दी आप एड्रेस करेंगे डिजिटल हाइब्रिड को और फिजिकल हियरिंग को, एक रिलेशन बना के दोनों में आप दोनों को चलाइए साथ में, दिस इज वेरी गुड।
ये हो सकता है, इज नॉट बेसिकली वेरी डिफिकल्ट, जी ये हो सकती है। सर, मेरा एक सवाल आपसे इसलिए ये निकल के आ रहा है, आपने बताया कि आपने एनसीएलटी, एनसीएलटी में भी काम देखा, जिसकी अपील हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, और ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया हमारा 2015 में, इससे पहले हमारे ये कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करते थे, जिनकी पोशाक बदल के फिर इनको एनसीएलटी का हमने चोगा पहना दिया ना। तो सर, वो दौर जो आप कंपनी लॉ बोर्ड में कार्यरत थे, जब आप वहां जाते थे बहस करने, और एनसीएलटी का जो आपने अब दौर देखा है, एक तो हमारे दर्शकों को सर इसका बताएं कि क्या फर्क आपने पाया दोनों एक्ट्स की फंडामेंटल वर्किंग में, कंपनी लॉ बोर्ड की और अब जिसको हम एनसीएलटी कहते हैं। पहला मेरा सवाल सर ये है। दूसरा, आप आईआरपी भी हैं, जिसको हम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहते हैं। अगर किसी इंसान को आईआरपी बनना है तो वो कैसे बन सकता है? अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो इस तरफ कैसे जा सकता है? और मेरा तीसरा सवाल सर ये है कि कोई बच्चा जो कॉर्पोरेट लॉ में रुचि रखता है, जो कंपनी लिटिगेशन करना चाहता है, उसके लिए क्या क्या एवेन्यूज हैं एनसीएलटी जैसी लिटिगेशन में, या फिर कोई स्पेशल आप कोई किताब उनको, या कोई सेमिनार, या कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स हो जो आप उनको रेफर करना चाहें? जी, मैं जरूर एड्रेस करूंगा। देखिए जैन जी, तीनों क्वेश्चंस आर वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी एनसीएलटी पहले कंपनी एक्ट था हमारे पास 1956, नाउ वी आर हैविंग ए न्यू एक्ट 2013। अंडर 2013 ये एनसीएलटी का सारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। पहले क्या था कि बिफोर द एक्ट 2013 हमारे यहाँ पे जितनी भी रिकवरी प्रोसीडिंग थी वो पॉसिबल थी ही नहीं। जैसे कि मैंने बताया, उसमें टाइम बहुत लगता था। जी कुछ लॉ विड्रॉ हुए। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्चुअली इट इज अ कोड। करेक्ट। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, 13 के करीबन 13 to 14 लॉज को कंसोलिडेट करके एक प्रोसीजर बना दिया कि सब इस, क्योंकि रेजोल्यूशन अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप बिजनेस करते हैं तो आप फेल भी तो हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब एंट्री स्कीम्स तो हैं बट देयर इज नो एग्जिट स्कीम। अब मैं बिजनेस कर, सपोज इफ आई एम डूइंग सम बिजनेस, मैंने बिजनेस किया, मेरा बिजनेस फेल हो गया, अब मेरे अगेंस्ट क्या होगा, एग्जिट है ही नहीं। जी अब मुझे आप पूरी जिंदगी सर्च करते रहेंगे कि आई नीड रिकवरी, आई नीड रिकवरी, आई नीड रिकवरी। मैं कहता हूं जी, आप इंश्योरेंसी का सबसे अच्छा ये पॉइंट रहा कि आपके पास एग्जिट स्कीम है। अगर आप फेल हो जाते हैं, आप रेजोल्यूशन कराइए अपना। अगर कोई कंपनी, इफ यू आर रनिंग ए कंपनी और इफ द रेजोल्यूशन फेल्ड, then liquidation is there. Now you have an exit scheme. You can come out with all this mess and you can start freshly. जी So बाहर के जो मुल्कों में, जैसे अमेरिका है, जैसे सिंगापुर है, यहाँ पे ये लॉ इसलिए पॉपुलर है कि आप जब सारी स्कीम से बाहर आ जाते हैं तो 2 साल के बाद अगेन यू बिकम द कॉमन सिटीजन। आप एंटाइटल हो जाते हैं टू टेक द फाइनेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दैट इज कॉल्ड ए फ्रेश स्टार्ट। तो आप 2 सालों के अंदर अपना जीवन फिर से एज ए बिजनेसमैन स्टार्ट कर सकते हैं। इसका यही फायदा जो कि मैंने एक आपको बहुत ही साधारण सी भाषा में बताया, अदरवाइज तो चीजें तो बहुत सारी हैं। और जो, जैसे कि आपने कहा, पहले हमारे यहाँ कंपनी कोर्ट हुआ करती थी हर हाई कोर्ट के अंदर। जी एंड आई यूज्ड टू अपीयर इन चेन्नई, मद्रास हाई कोर्ट, आई यूज्ड टू अपीयर इन पंजाब एंड हरियाणा। वहां पे इतना बुरा हाल होता था, आई टेल यू, इतनी सारी लिटिगेशन, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, उसके बाद कुछ होता ही नहीं था। जी That means your money, suppose if you have invested your own money, hard-earned money, in deposit with the company, so company gone into the liquidation. A resolution नाम की कोई चीज थी नहीं, that was only a scheme. जी रेजोल्यूशन तब जाके एनसीएलटी में आया है। तो कंपनी में जब आप वहां पे एप्लीकेशन फाइल करते थे, कहीं पे भी कोई रिकवरी नहीं हो पाती थी, देन यू गो टू द कंपनी कोर्ट। कंपनी कोर्ट में भी कुछ नहीं होता था। एटलीस्ट एनसीएलटी में एक प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देते हैं, आईआरपी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एंड दिस मैन एक्चुअली लुक्स आफ्टर द कंपनी। 180 डेज के लिए वो कंपनी चलाता है, जी एंड ही इनवाइट्स द रेजोल्यूशन प्लान फ्रॉम द थर्ड पर्सन एंड टू गिव द कंपनी टू थर्ड पर्सन, अगर वो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है तो। दिस इज द होल प्रोसीजर इन अ ब्रीफ आई एम सेइंग। नाउ थर्ड क्वेश्चन यू वर आस्किंग, व्हाट वाज द क्वेश्चन एक्चुअली? सर, ये कि अगर किसी को आईआरपी बनना हो तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, और अगर किसी बच्चे को कंपनी लॉ में मतलब महारत हासिल करनी हो तो कोई किताब या कोई कोर्स या कोई इंटर्नशिप अगर आप उसमें इंडिकेट कर सकते यस यस। आईआरपी यानी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए 10 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना एक एडवोकेट के लिए एलिजिबिलिटी है, एक सीए के लिए है और एक सीएस के लिए है। दैट मींस 10 इयर्स की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि यू मस्ट हैव ए 10 ईयर एक्सपीरियंस, यू बिकम एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और आपको कंप्यूटर पे एग्जाम कर देना होता है, नॉट एट द होम बट यू हैव टू गो टू द सेंटर। आपको सेंटर में जाना पड़ता है। और जो दूसरी एलिजिबिलिटी है, जो लोग मैनेजमेंट साइड से हैं उनका मिनिमम एक्सपीरियंस है 15 इयर्स, जो 15 साल का है।
जी नाउ कम टू द स्टूडेंट्स। अब रिसेंटली इन्होंने अभी बोर्ड ने IBPI जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है, ये कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो इंस्टीट्यूट है हमारा कॉर्पोरेट अफेयर्स का, वहां पे ये यंग बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं, 3-3 साल की डिग्री देने वाले हैं। नाउ दिस विल open for everyone, anyone who is young is willing, because this all is in process actually, अभी हुआ नहीं है, but let us see how they are going to make it shortly। young lawyers, young बच्चों के लिए भी ये open हो जाएगा, so anybody can become the insolvency professional। this is actually a new field which is now coming up। I must advise the young students, they can explore these career also, because it's related with the Company Act एंड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मेनली 2 एक्ट ही हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, बाकी तो अदर एक्ट्स भी हैं, सरफेसी है, अदर चीजें भी हैं, बट मेनली हम लोग 2 एक्ट यूज करते हैं इसके लिए, सो दे कैन बिकम दिस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। इसमें सर अगर कोई बच्चा इंटर्नशिप करना चाहे या कोई कोर्स है, तो मैं सिर्फ आपसे आपके थ्रू पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके दफ्तर में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज रहती हैं बच्चों के लिए, तो अगर उनको आप तक पहुंचना हो तो क्या जरिया है? वो आपको लिंक्डइन के थ्रू DM कर सकते हैं या कोई ईमेल आईडी है जिसके थ्रू आप तक पहुंच के आपसे काम सीख सकें? You see, actually there is a space constraint। I am sitting in World Trade Center। जी so हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग लिटिगेटिंग लॉयर्स ज्यादा हैं, तो हमारे पास क्योंकि चैम्बर टाइप के स्पेस ही हम लोग रखते हैं, हमारे पास ज्यादा बड़ा स्पेस हम लोग अभी रखते नहीं है, तो इसलिए स्पेस की वजह से हमारी प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज एवरी ईयर एवरी 6 मंथ्स हम लोग 3 इंटर्न्स रखते हैं, 3। जी सो इससे ज्यादा बिकॉज सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाता, तो इसलिए रख नहीं पाते। जी so anytime I can share my email ID, so you can circulate। so बस constant यही है कि only we have a very limited space to sit down। जी उसमें तो सर वो तो फिजिकल अब बंदिशें मैं कहूंगा कि वर्चुअल इंटर्नशिप में वो भी खत्म हो गई हैं, और जो बच्चे देश से जुड़ना चाह रहे हैं आपसे, आपकी नॉलेज से वो कुछ सीख सके, तो वर्चुअली तो मैं समझता हूँ कि जो भी उनको ज्ञान आपसे मिल सके वो साझा हो सकता है। yes absolutely, that actually you see, जब हम कोर्ट हियरिंग करते हैं तो नेचुरली हम लोग जितने भी हमारे यहाँ पे जो लेना चाहता है, जो इंटरेस्टेड होता है हियरिंग सुनने के लिए, एटलीस्ट क्या होता है कि वो हियरिंग तो सुन ही सकते हैं। देखिए, मैं एक ही चीज बच्चों को बार बार बोलता हूँ, आर्ग्यूमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट चीज है ड्राफ्टिंग। क्योंकि यंग बच्चे जब आर्ग्यू करने के चांसेस कम लो जाते, उतना अच्छा है जी क्योंकि आप जब ड्राफ्टिंग स्किल को इंप्रूव कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली यू एक्चुअली बिकम ए गुड लॉयर। करेक्ट। That means you easily can go and argue। जी Sometimes we have seen that young lawyers or young children, they are coming simply they want to go to the court, because ultimately court, you will go to the court, but however you focus on your drafting, first of all you improve the skill। अब आपको मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, एक आई विल नॉट नेम द कंपनी। जब हम SLP बनाते हैं सब 4 क्वेश्चन ऑफ लॉ हमारे रूल्स में लिखा हुआ है कि you only have to frame only 4 question of law। one of the law firm actually sent me to argue one of the SLP interim order on only 2 pages order, and the 90 question of law was made। that time UC Banerjee was the judge, and surprisingly file came in the evening with me, and I was reading tomorrow, the case was listed on Monday। I cannot forget that time। Then UC Banerjee was, Justice UC Banerjee was just shouting on me like, what this nonsense and what is this actually? I mean, I have never heard those words in my life, and I heard those words, but actually again and again I was saying, sir, I am not relying upon all these question of law, I am relying upon only one question of law। Then he dismissed the SLP by saying, because of this question of law, I am dismissing the SLP, otherwise it was a good case। So I mean, these are the basic things which actually we have to, because we should not increase the length actually every time we have seen increasing the pages, increasing the length, these will not help us, because only the points which actually I am always trying to say to all the students, make it every petition, make it every suit only point based, don't deviate the things। the moment we deviate the things, you won't get anything। इसलिए बड़ी आपने अच्छी बात रखी, क्योंकि बारीकी और नफासत दो ऐसी चीजें हैं जो बच्चे शायद कम समझ पाते हैं, और इसको कहते हैं ना द आर्ट लाइज इन ब्रेविटी। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है ब्रीफ को ब्रीफ कहने का, वो भी यही है कि आप ब्रीफ को ब्रीफ रखें, है ना। यू डोंट हैव टू मेक इट इनटू वर्बोस
टाइप ऑफ माइथोलॉजिकल डॉक्यूमेंट की इतना बड़ा बनता जा रहा है कि जज साहब, और ये एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी, आई एम सॉरी टू से, बट एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी बहुत हमारे फ्रेटर्निटी के लोग अब इसको डिप्लॉय करने लगे हैं कि कम से कम अगर 1000 पेज या लाखों में उसको वॉल्यूम कर देंगे, सो दे विल गेट एडजर्नमेंट, तो दैट बिकम्स मोर लाइक एडजर्नमेंट अप्रोच देन अ लिटिगेटिंग अप्रोच। और कितना हम एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं सर इससे, और कितना हम जजेस के टाइम को खराब करते हैं, कई बार ये देख के मुझे बतौर इंडिविजुअल बहुत पीड़ा होती एब्सोल्युटली। अब आप है। जी, देखिए, जब आप बॉम्बे ट्रैवल करते हैं तो आपके पास फाइलों के लिए एक अलग आदमी आपकी फ्लाइट में जाना पड़ता है। करेक्ट। नाउ टाइम चेंज्ड। जी, Now you only have to have only laptop with you, nothing more. You go and start arguments. ये जी, जो चेंजेस हैं ये हमने हमारी लाइफ टाइम में देखे हैं। तो ये सब चीजें जो ब्रीफ, जैसे आपने देखिए बाहर की जजमेंट जब हम पढ़ते हैं, सिर्फ 3 पेज 4 पेज 5 पेज 3 to 5 पेजेस में वो उनका कंक्लूजन है। जी, और आज की डेट में हमारे यहाँ पे जो जजमेंट्स भी आ रही हैं वो बहुत लेंथी आ रही हैं। लेंथ हमें वहां से भी लेंथ मिलती है। जी, और आज भी I tell you, when we read the old judgments and today's judgment, there is a vast difference. I'm not saying standard has gone down. Standard might have improved. ऐसा नहीं है। बट एक्चुअली लेंथ बहुत बढ़ गया। इससे क्या है, हमारा जो टाइमिंग्स है वो पढ़ने में बहुत लग रहा है। सम टाइम जो ब्रीफ हमारे सामने, अगर कोई ब्रीफ वाकई में ब्रीफ के रूप में आना चाहिए। जी, इट शुड नॉट कम इन दी पेपर बुक। नो पेपर बुक बनती है जी, और सिंपली अगर आप देखेंगे तो इशू छोटा सा होता है। हम्म, Just because you see, when I was arguing in many cases in the Supreme Court, so mostly judges are discouraging this जी, nowadays. They are saying don't annex the document which is actually not relevant. correct. Even they are saying don't move any unnecessary applications. Even interim, you see, in the SLP interim relief, there is an implicit actually. We are on what basis you are claiming the interim relief. जी, So simply, it has to be simplified. It should not increase unnecessary pages, unnecessary writing, unnecessary wording, unnecessary paragraphs. It should be avoided. That only we can help it as an advocate. कोर्ट का पूरा काम सर इज टू सिंप्लीफाई थिंग्स एंड मेक लाइफ ऑफ पीपल इजियर एंड नॉट कॉम्प्लिकेट देम। और Absolutely. अगर मैं समझता हूँ इट्स माय अपील थ्रू दिस चैनल आल्सो टू एवरीबॉडी, बी इट आवर फ्रेटर्निटी, बी इट द लिटिगेंट्स, कि देखिए कोर्ट का सम्मान मतलब समाज का सम्मान करने वाली बात हो जाती है, उसको समझना पड़ेगा। कोर्ट का वक्त बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे दारोमदार हैं हमारे कोर्ट के कंधों पर, पेंडेंसी बहुत है, और पेंडेंसी से ज्यादा जरूरी समझने की बात ये कि जो हमारा कोर्ट और पॉपुलेशन का रेशियो है इस वक्त, वो बहुत एक स्ट्रेन्ड मैं रेशियो समझता हूँ, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें सर, वहाँ पे मेरे ख्याल से 32 जजेस की हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है, एट अ टाइम अबाउट 24 से 26 जजेस कार्यरत होते हैं, और आप समझ लीजिए कि हमारी 1 अरब की जनता है जो पॉपुलेशन है, तो आप गणित करके रेशियो लगा सकते हैं कि कितना दारोमदार, कितनी जिम्मेदारी का काम जज साहब लोग बखूबी से निभाते हैं। सर एक मेरा आखिर की तरफ चल रहे हैं पड़ाव हमारे चैनल का एपिसोड का आज, तो एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने डीआरटी भी देखा है, आपने एनसीएलटी भी देखा है, तो मेरा सर हो सकता है सवाल थोड़ा आपको बचकाना लगे, लेकिन मैं अपनी समझ के लिए और दर्शकों की समझ के लिए पूछ लेता हूँ। वो ये है कि डीआरटी में हम कहते हैं कि हम सरफेसी एक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोन डिफॉल्ट किया किसी ने, मतलब अगर मैं उदाहरण के तौर पे करूँ कि भाई अगर मैंने कंपनी खोली और मैं किसी बैंक के पास गया और मैंने बैंक से उधारी कर ली अपनी कंपनी को चलाने के लिए, तो अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो डीआरटी उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। और अगर डिफॉल्ट करते करते उसके साथ मेरे कंपनी का दिवालिया भी पिट जाता है तो मैं एनसीएलटी जाता हूँ। तो क्या ऐसा समय आ गया है कि जब हम इन फोरम्स को कंबाइन करते हैं, इन एक्ट्स को देखें कहाँ कंसोलिडेट हो सकते हैं, क्योंकि घूम फिर के तो बात एक ही आ रही है लेकिन चीजें दो हो रही हैं, तो इसका इसका Absolutely. कोई सुझाव बताइए। जी देखिए, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कंप्लीटली डिफरेंट है। आप वहां पे क्या मांगते हैं, रेजोल्यूशन मांगते हैं। जो बैंक जाते हैं डिफॉल्ट, अगर सपोज किसी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, जी, सो आज की डेट में वो डिफॉल्ट की जो अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपीज है। पहले क्या था कि बिफोर पेंडेमिक इट वाज ओनली 1 लाख रुपीज। जी, सपोज 1 लाख रुपीज डिफॉल्ट इज देयर, देन यू कैन नॉक द डोर्स ऑफ द एनसीएलटी। नाउ दिस अमाउंट इज 1 करोड़ रुपीज। You see, it is not an insolvency. The word they actually is wrong, insolvency. It should be used resolution. जी, I already objecting in various forums. The law says insolvency and bankruptcy code. I am saying resolution and bankruptcy, you use it. So that actually people should know the resolution, not the insolvency. Insolvency, interchangeably we are using the word insolvency and bankruptcy. जी, People are taking insolvency means you become bankrupt. हम्म, Bankruptcy means you become insolvent. No. हम्म, Act में दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। Insolvency means resolution. Bankruptcy really, yes, you are become a bankrupt. जी, अब जो स्कोप आ जाए, नेक्स्ट स्कोप पे मैं आता हूँ डीआरटी का। नेक्स्ट, अब डीआरटी में बैंकरप्सी की जो प्रोसीडिंग इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स की अभी नोटिफाई नहीं हुई है। द मोमेंट दीज विल बी नोटिफाइड,
तो डीआरटी, उनकी जुरिसडिक्शन डीआरटी की बैठती है, जी बिकॉज दोज प्रोविजंस स्टिल हैज नॉट बीन नोटिफाइड। एक बार नोटिफाई होने के बाद वहां पे भी काफी अच्छा स्कोप, पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। जी तो वहां पे जो डिफॉल्ट अमाउंट है खाली ₹1000 का डिफॉल्ट है। सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू पे credit card payment, जी so that person, that particular bank or whatever, they can invoke they can knock the doors of the DRT. That also still to be notified. वो भी notify हुआ नहीं है because of the lack of infrastructure. Appointment जी करना रहेगा. So DRT, yes, it is basically not a same thing. NCLT is basically only meant for the companies. DRT is only meant for this individual and the partnership form. ये distinction automatically time के accordingly आ जाए. जी जी आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को रखा भी, और जहाँ आपने बोला कि पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, तो जहाँ तक मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, चीजें बद से बदतर होने वाली हैं। सुधार तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन जो हमारी रेस्ट्रेंट है, जैसे आपने बताया जुडिशियल ऑफिसर्स को लेके, टेक्नीशियंस को लेके जो बैठते हैं, जो प्रिसाइड करते हैं ऑफिसर्स, और इनके अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, मतलब सिर्फ एक डेट आपको इसलिए मिल जाती है, अपॉइंटमेंट नहीं है, और फिर आप ऐसे डाइल्यूट कर देंगे प्रोसीडिंग्स को। Again, I think I still come back to the same question and solution. We have to find solutions to these problem, क्योंकि अगर जनता जनार्दन 1,000 रुपए के लिए भी कोर्ट जाने लगेगी, तो फिर आप समझिए जो बाकी वही है, जो आपने बात बताई सर, वो चेक बाउंस की 1000 करोड़ का हो, 1000 रुपए का हो, वही चीज फिर इस फोरम में भी लागू हो जाएगी। आई थिंक दैट समवेयर इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वैसे हो भी चुका है, उसका सेंस ये कहूंगा मैं, कोई भी केस हमसे 180 डेज के अंदर सॉल्व होता ही नहीं है। जी आप देखिए, आपने जैसे हम IRP अपॉइंट होते हैं, मैं आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब व्हेन वी बिकम ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज एन IRP, जब आप उस कंपनी में जाते हैं जो डिफॉल्टिंग कंपनी है, एक्स डायरेक्टर्स वो अपनी चेयर नहीं देगा। जी दैट मीन्स बेसिकली वो क्यों उठेगा उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो आपको, ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू। करेक्ट। देन हाउ यू कैन आस्क हु आर यू now? Because you are the director means basically all now company, you have to run the company as a director of the company करेक्ट जी for 180 days and draw the information memorandum, जी and then you circulate the information memorandum and invite the resolution plan. This is your job. मैं अपनी लाइफ टाइम में बता रहा हूँ 180 डेज में सोल्यूशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, हो ही नहीं सकता सर। कैसे हो सकता है 180 डेज में रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा? कहीं डायरेक्टर कोऑपरेट नहीं कर रहा, कहीं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, व्हेन आप COC कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो विद इन 30 डेज। अगर लॉ को अगर हम पढ़ते हैं, दिस लॉ इंश्योरेंसी एंड बैंक्रप्सी, एक एक दिन डिफाइंड है। करेक्ट। जैसे ही आपने मेरी फोन को रिसीव नहीं किया, वो सेकंड डे मेरे लिए बर्डन है एज एन IRP। सेकंड डे रिस्पॉन्स नहीं मिला, मेरे लिए परमानेंट बर्डन है। दैट मीन्स ये लॉ तो बना दिया, but law is suitable for the other countries, not for our country. The reason is, I tell you, because we are not getting the response. People are not adopting the law. अब थोड़ा बहुत चेंज है कि यस, लोग अब समझ रहे हैं कि यस, अब हमें चेयर देनी पड़ेगी, हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये सब स्लोली चेंजेस आ रहे हैं। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। जी, उसके लिए भी सर मैं समझता हूँ कि मजबूरन वजह से, अगर आप IRP भी हैं या अगर आप वकील भी हैं किसी एक पार्टी के, तो कंटेम्प्ट फिर डालना मजबूरी बन जाती है कि देखिए ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोर्ट की एक मानना हो रही है, आपने हमें तो बना दिया IRP, लेकिन हम अब कंपनी को कैसे दौड़ाएं, कैसे ऑपरेट करें, कैसे वो इन्फॉर्मेशन साझा करके ट्राइब्यूनल के सामने रखें। तो बाकी ये सब बड़ी प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं। ये तो वही बात मेरे ख्याल से हो गई कि CPC में और अधिकतर हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं कि एडजर्नमेंट मत दीजिए, लेकिन एडजर्नमेंट बाय डिफॉल्ट दे दिया जाता है, क्योंकि वही वो जो पूरा एक ढांचा है हम लोगों का, वो इट हैज टू बी, जैसे आपने जो सिंगापुर का भी एग्जांपल दिया, कि जब तक रोबस्ट नहीं होगा, जब तक वो वाटर टाइट एक कंपार्टमेंट नहीं हम बनाएंगे, तब तक जो जस्टिस की जो पूरी व्याख्या है, वो देश को और जगत को और हमारे जो बेचारे सिटीजन हैं उनको स्मूथली उतना दे पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। एक सर मेरा पेनल्टीमेट क्वेश्चन आपसे और है NCLT की प्रैक्टिस को लेके, कि हमारे देश में इससे आप भी वाकिफ हैं कि बहुत लोग हैं जो देशी में नहीं, NRIs या फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके साथ प्रॉपर्टी में बहुत धोखा हुआ हमारे देश में। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में लोगों ने अपने पैसे लगाए, हार्ड एंड मनी लगाया, बेचारे अभी भी कई लोग रेंट पे रह रहे हैं, ये सोच के कि उनका जो जमा पूंजी थी लाइफ की, जिन्होंने बैंक से उधारी ली, लोन लिए प्रॉपर्टी को लेके, बिल्डर्स के उन्होंने लगा दिए, और फिर बीच में ऐसा हुआ कि NCLT में एकदम से भीड़ लग गई यहाँ पे क्रेडिटर्स की, क्योंकि दो कैटेगरी है, फाइनेंशियल क्रेडिटर और आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो फिर वो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई इनको आप फाइनेंशियल क्रेडिटर ट्रीट करें। उसके बाद अब फिर अमेंडमेंट आ गया, संशोधन आ गया इसमें, कि अब आप अगर बैच मेटल लाएंगे या एक पर्टिकुलर नंबर होगा, 100 नंबर्स होगा तो ही होगा। इस पे सर आपका क्या विचार है? बिकॉज दिस आई एम आस्किंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सो मेनी पीपल दैट आई इंटरेक्ट विद आल्सो, क्योंकि जब मैं अपना क्रिमिनल के केस देखता हूँ या कमर्शियल लिटिगेशन देखता हूँ, तो ये बेचारे बार बार जो लोग हमसे जुड़ते हैं, चाहे हमारे मुवक्किल हों
चाहे हमारे परिजन हो जिनका पैसा लगा बिल्डर के पास, कहते हैं यार कोर्ट में तो चीजें और उलझती जा रही हैं। तो इसके बारे में सर अब आपका क्या कहना ये जो देखिए, ये तो वो चीज़ होगी जब आप एक रेड लाइट क्रॉस करते हैं, तो पहले तो रेड लाइट क्रॉस करना लीगलाइज़ था है? जी, और आज आपने इल्लीगल कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ कि बाय द यू कैन से लॉ मेकर्स, जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। किसी ऐसा तो हुआ नहीं कि किसी को आपको फ्लैट का पोजीशन मिला जी, अल्टीमेटली, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही स्टॉप हो गया। 330 डेज में आपका वो पूरा सॉल्यूशन आता नहीं है, कंपनी आपकी चल नहीं पाती है। अब रियल एस्टेट, सपोज आई बिकम एन आईआरपी, अब रियल एस्टेट में मेरे को ये लगता है कि आई हैव टू मेंटेन कंपनी एज ए ऑन गोइंग कंसर्न। जी, अब एज एन आईआरपी मैं वहां पे कंस्ट्रक्शन कराता हूँ, सपोज आई रेज द कंस्ट्रक्शन बिकॉज आई हैव टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, जी, एंड वहां से पेमेंट स्टॉप हो जाता है बिकॉज कस्टमर्स आर नॉट पेइंग इंस्टॉलमेंट्स नाउ बिकॉज करेक्ट, कंपनी हैज गॉन इनटू द अगेन इंसॉल्वेंसी, दे डोंट नो रेजोल्यूशन, they हाँ, know the insolvency has gone. करेक्ट, अब without money you cannot raise the construction, एब्सोल्युटली, and I am nothing. As an IRP, I have to take the approval of the COC, Committee of Creditors. और Committee of Creditors में सिर्फ और सिर्फ कुछ solution खास होता नहीं है, they play the politics. जी, In the sense because everyone is concerned with their own money. Bank करेक्ट, जब आता है तो बैंक is concerned with his own money. All creditors जैसे financial creditors, अब इनको भी बोल दिया होम बायर्स को जब ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ आता है, अब वो उसके यहाँ से सब हम पूछते हैं तो वो 10 दिन आंसर कुछ नहीं आता, जी, तो वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली डिले होता है। जी, एक्चुअली इन रियल एस्टेट कंपनीज को शुरू से ही 100 बायर्स का रखना चाहिए था। अब कई जगह पे हमने ये देखा कि लॉ का मिसयूज बहुत हुआ है। अब रियल एस्टेट कंपनीज मोस्टली आज की डेट में इंसॉल्वेंसी फेस कर रही हैं, जी, क्योंकि 100 होम बायर्स कुछ भी नहीं होता। आई मीन लोग लिविंग विद नो ऑप्शन आपको जाना ही पड़ेगा बिकॉज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मोस्टली स्टॉल पड़े हुए हैं। जी, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा आपके माध्यम से, रेरा इज वेरी गुड लॉ, आई टेल यू। सो रेरा इफेक्टिव नहीं है, लॉ अच्छा है। दैट मीन्स एग्जीक्यूशन, अगेन आई एम कमिंग टू द पॉइंट। जी, इफ इस रेरा के प्रोविजंस को इफेक्टिवली काम करना चाहिए, एंड दिस इंश्योरेंस एनसीएलटी इज एक्चुअली कोई ज्यादा अच्छा सोल्यूशन नहीं है फॉर द रियल एस्टेट कंपनीज, बिकॉज जो गए हैं उनसे कुछ ज्यादा चीजें यू नो जो चीजें आती हैं वो ज्यादातर एनसीएलटी के अंदर, देखिए एनसीएलटी इज नॉट मेंट फॉर द दिस टाइप ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, जी, बिकॉज दीज आर द कंपनीज एंड दे आर अनफॉर्चुनेटली गॉन इनटू दिस ऑल इंश्योरेंसी। इंश्योरेंसी को लोगों ने कुछ नहीं लिया, इंश्योरेंसी को बैंक्रप्सी का रूप ही दिया। जी, एक्चुअली रेजोल्यूशन का उसमें पर्पस सर्व हुआ नहीं। सो मैं जरूर कहूंगा इस माध्यम से कि यस, रेरा को ज्यादा इफेक्टिव करना चाहिए। एनसीएलटी इज नॉट मच सोल्यूशन फॉर द रियल एस्टेट कंपनीज। जी। सर आपने रेरा का क्योंकि ज़िक्र छेड़ा तो मैं एक छोटा-सा सवाल इसमें कर ही देता हूँ जाते-जाते। वो ये है कि रेरा का आपने बात तो सही की कि मंशा ठीक रही, लेकिन कई लोग इसको कहते हैं इट्स अ टूथलेस लॉ, मतलब इसमें ताकत नहीं दी जो हाँ, ताकत होनी चाहिए थी रेरा अथॉरिटीज़ के पास। तो उसमें सर आपका क्या विचार है? कैसे इसको ताकतवर बनाया जाए इस लॉ को? क्योंकि अगर एक एक्सक्लूसिव लॉ बनाया गया है, जो कि रियल एस्टेट में फ़ोकस करता है और वहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उस पे अपनी नज़र बना के रखने की अगर उस कानून की मंशा है और उसी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकारों को हक दिया गया है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, तो इसमें हम ऐसे क्या विकल्प ला सकते हैं या क्या ऐसे संशोधनों की इसमें आवश्यकता है कि इस लॉ को हम कहें यार लॉ तो अच्छा बना, पर अब इसको दाँत भी दे दिए गए हैं और इसको ताकत भी दे दी गई है। इसको ऐसी कौन-सा ऐसा टॉनिक की ज़रूरत है आपके हिसाब से, जिससे लोगों को न्याय मिल सके? सर एक्चुअली लैंड इज स्टेट सब्जेक्ट, जी, और स्टेट का कॉर्पोरेशन आपको भी पता है कितना ही रहता है सर। आप एक चीज जी, देखिए, आप मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बताता हूँ, सिंस आई बिलोंग टू स्मॉल टाउन। जी, आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड का मेजरमेंट करके देखिए। जब मेजरमेंट कराते हैं ना सर, ये मेजरमेंट कभी जिंदगी में डायमेंशन ही प्रॉपरली नहीं हो पाती। होता क्या है, आपकी मैं सिर्फ एक बात को थोड़ा एक्सपेंड कर, बिकॉज आंसर इज वेरी ज़रूर। कॉम्प्लेक्स। जी, जी, सो जो लैंड स्टेट के लेवल पे कॉपरेशन बहुत आवश्यक है। उनके पास बिल्कुल टीम होनी चाहिए, ऑनलाइन डिजिटल डाटा होना चाहिए, ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। हर एक, सपोज इफ आई वांट टू सी द फील्ड, मैं ये कहूंगा जी, मैं आज के टाइम में देखिए एग्रीकल्चर लैंड पूरा इंडिया ही था, एग्रीकल्चर लैंड था, बाद में अर्बनाइज हुआ है। करेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि पहले अर्बनाइज हुआ है उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड आई है।
आप चेंज लैंड यूज की बात करते हैं, चेंज लैंड यूज किनको मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीजें रेरा को एड्रेस करना चाहिए। आज की डेट में भी ये चीजें क्या है, बुक्स में है, लॉ में है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं। जी हर स्टेट के अंदर ऑफिसेज हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, और वो जब तक इंटरफेरेंस खत्म नहीं होगी और रेरा इफेक्टिव इतना ज्यादा होगा नहीं। क्योंकि आज के सिर्फ रेरा इफेक्टिव आप सिर्फ दिल्ली को मत देखिए, जो और सिटीज हैं, 3 टायर सिटीज हैं, आप वहां पे देखिए रेरा का प्रोविजंस की इंप्लीमेंटेशन जीरो है। जी इवन पीपल जो रेरा की अपॉइंटिंग अथॉरिटीज है, उनको नहीं पता कि मैं किस लिए अपॉइंट हो चुका हूँ। आई मीन आई एम सरप्राइज्ड, आई टेल यू, जी सरप्राइज इन द सेंस बिकॉज वन ऑफ द सदर्न रीजन एक्चुअली आई सॉ वन पर्सन वाज अपॉइंटेड, बट वो देन ही वाज नॉट अवेयर कि व्हाट इज दैट एक्चुअली रेरा। जी तो वो सब चीजें एक्सपर्ट को बिठाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है जी, मेरे हिसाब से हमें चाहिए एक्सपर्ट्स और यंग, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में भी और जी टेक्निकल अपॉइंटमेंट्स में भी। रेरा के अंदर जो भी लोग आप अपॉइंट करते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, हालांकि रिटायर्ड लोगों को आप अपॉइंट करते हैं, वी आर गोइंग फॉर एक्चुअली। जी आई एम सेइंग गिव द अपॉर्चुनिटीज, ओपन द अपॉइंटमेंट्स फॉर द लॉयर्स, जो कि जिनकी प्रैक्टिस 10 साल की सबको मालूम है, दे बिकम द एलिजिबल टू बिकम ए जस्टिस। जी तो क्यों नहीं आप उनको अपॉइंट करते? एंड वी हैव कॉम्पिटेंट लॉयर्स आल्सो। एब्सोल्युटली हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कॉम्पिटेंट लॉयर्स नहीं है। यू ट्राई टू फाइंड आउट, यू विल गेट सो मेनी कॉम्पिटेंट लॉयर्स। आप उनको अपॉइंटमेंट करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं चीज़ों को। बट इसके लिए विल पावर चाहिए, एड्रेस चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अपॉइंट सबसे बड़ी चीज़ है, अपॉइंटमेंट इज डन बाय द पॉलिटिशियंस। जी अब आप एनसीएलटी की भी बात करिए, देखिए एनसीएलटी में अपॉइंटमेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू, राइट? जी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जबकि लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू होनी चाहिए, हम्म एंड दे हैव नॉट चेंज्ड इट। जी तो आप बताइए, जब अपॉइंटमेंट में यू सी, मेरे को कौन जानेगा एज ए लॉयर? मुझे तो लॉ मिनिस्ट्री जानेगी ना। मेरे को तो जजेस ही जानेंगे कि व्हाट आई एम माय परफॉर्मेंस एंड व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग इट जी फॉर द लीगल फील्ड। मुझे तो जजेस ही जानेंगे। तो आप अपॉइंट कैसे करोगे? अब पॉलिटिकली आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट थोड़ी जानेंगे मुझे कि बेसिकली यस सो एंड सो एडवोकेट बेसिकली इज अपीयरिंग एंड ही इज कॉम्पिटेंट, और कैसे अपॉइंट होगा? सो इन चीजों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट शुड नॉट बी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स, it should be from the judicial side only. That means lawyers should come. Those are having more than 10 years practice. They should be appointed. Supreme Court ने भी कई सारी judgments में बार-बार कहा है कि please take this call seriously, but nothing is doing. For the last 3 years, nothing is happening. सर, ये आपने पीड़ा जो है पूरे समाज की और हमारे लीगल जगत की एकदम साझी की आज इस प्रोग्राम के थ्रू। इतनी बढ़िया बढ़िया आपने बातें रखी, समझाया बहुत सरली से। मैं समझता हूँ जितने दर्शक हम तो जुड़ेंगे और बाद में इस सीरियल को देखेंगे, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और आशा करता हूँ कि जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े, इस सीरियल से जुड़े, वो भी बहुत कुछ सीख लेके आगे बढ़े। और प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले सर हमेशा हमारी गुजारिश रहती है अपने अतिथियों से कि एक क्लोजिंग कमेंट्स आप हमारे दर्शकों को दें। और जब मैं दर्शक कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं होता, मेरा मतलब उन लोगों से भी है हु आर यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट। उनके लिए सर आप के 2 शब्द। हाँ सर, मैं जरूर कहूँगा। एक्चुअली देखिए, जो यंग लॉयर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको फ्रस्ट्रेट कभी नहीं होना चाहिए। देखिए चीजें, मैंने एक चीज देखी है, इफ दे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स, इफ दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, बिकॉज ये थोड़ा सा पेशेंस, ये जो प्रोफेशन है थोड़ा पेशेंस वाला है, आपको भी पता है, बिकॉज शुरू शुरू में कुछ भी नहीं होता है, जी इट टेक्स टाइम। आप ऐसा है कि प्लान आप करते हैं, 100 तरह की प्लानिंग करते हैं, बट एक्चुअली हर प्लानिंग आपके अकॉर्डिंगली मूव नहीं करेगी, ये बात तो पक्की है। सो प्लान जरूर करिए। if planning is not been, you are not able to execute the planning, हौसला रखिए, पेशेंस रखिए, वर्क हार्ड का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। वर्क हार्ड कीजिए, फैक्ट्स पे मास्टरी कीजिए, लॉ ऑटोमेटिकली आप अप्लाई कर ही लेंगे लेटर और सुनर। तो दीज आर द बेसिक थिंग एक्चुअली, आई मस्ट से टू ऑल द यंग लॉयर्स, दीज आर द सर, आपने बेसिक बड़ी थिंग्स। जी अच्छी बात रखी, हौसला अफजाई करने की कि जितने युवा हैं, स्पेशली जो यूथ है हमारा, हिम्मत ना हारे। दौर जिंदगी में सबके उतार चढ़ाव के आते हैं, तो उसमें अपने ऊपर विश्वास रखें, बहुत जरूरी है। सिस्टम पे विश्वास रखें, सिस्टम इतना भी खराब नहीं है, हम बातें बहुत कर लेते हैं उसकी कमी की, यस, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए हम सिर्फ कमियां नहीं निकाल रहे हैं, उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए इसकी भी ये हमने अपने प्रोग्राम इस सुई सुन के थ्रू एक पहल की है। और जाते जाते मेरी हमेशा अपील रहती है अपने दर्शकों से कि अगर आपको ये हमारा चैनल समझ आता हो, आपको लगता हो इसमें सकारात्मक बातें हो रही हैं, समाज सुधार की बातें हो रही हैं, लीगल अवेयरनेस की बातें हो रही हैं, तो कृपया हमारी मदद करें इसको और लोगों तक पहुंचाने में बाय लाइकिंग। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
And until next time, see you soon.